नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत के दुश्मनों की, पाकिस्तान में अज्ञात के द्वारा की जा रही हत्याओं की, जो इन दिनों बढ़ती जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहा पाकिस्तान जहां एक तरफ बलूचिस्तान के हमले से पस्त है, तो दूसरी तरफ अज्ञात के द्वारा की जा रही हत्याएं भी संकट को और गहरा बनाती जा रही है। मोदी सरकार के आने के 2 साल के बाद ही पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का हमला शुरू हो गया था। अज्ञात हमलावरों ने भारत में आतंकी हमले के दोषियों को चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया था। 2016 से अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा भारत के दुश्मन आतंकियों को घोषित कर अज्ञात हमलावर ठिकाने लगा चुके हैं। मुंबई अटैक हो, संसद अटैक, कंधार, पुलवामा, दिल्ली और पूरे देश में होने वाले सीरियल ब्लास्ट, कश्मीर में प्रतिदिन होने वाले आतंकी हमले और हत्याएं कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये सब हमारे जहन में आज भी जिंदा है और इन सब आतंकी गतिविधियों का दोषी पाकिस्तान में बैठा आतंकी सरगना होता था। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना पाकिस्तान में बैठकर भारत को लहूलुहान करते रहे थे। भारत ने इसे 30 आतंकियों की लिस्ट भी पाकिस्तान को सौंपी थी, जिसे पाकिस्तान को भारत को सौंपना था, लेकिन पाकिस्तान ने निर्लज्जतापूर्वक इन आतंकियों के पाकिस्तान में होने से भी इनकार कर दिया। आतंकियों को पनाह देने के कारण पाकिस्तान चिन्हित हो चुका है। बलूचों के प्रति पाकिस्तानी सेना का बर्बर व्यवहार भी दुनिया के सामने आ चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान विश्व पटल पर अलग थलग होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अज्ञात के द्वारा जिन आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, उसके आरोप पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का 2019 का एक वीडियो पाकिस्तान में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो विदेशी जमीन पर आतंकियों के सफाई की बात करते आ रहे एक कार्यक्रम में। पाकिस्तान में इन वीडियो को अज्ञात हमले में भारत की संलिप्तता के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के पास इसके सबूत भले ही ना हो, लेकिन वो आरोप लगाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। जानकारों को अगर माने तो जानकारों का मानना है कि अज्ञात हमलावर आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर ही आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। दरअसल ये आतंकी अब पाकिस्तान या आईएसआई के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा पर हो रहा खर्च पाकिस्तान और आईएसआई के लिए वहन करना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि वो खुद को उनको ठिकाने लगाने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से उसे ठिकाने लगा दे रहे हैं और आरोप भारत पर मढ़ दे रहे हैं। दरअसल बूढ़े हो रहे आतंकी को भारत में किसी न किसी आतंकी गतिविधि में शामिल रहे और उन्हें पालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अज्ञात हमलावरों ने भारत का काम आसान किया है। क्या अज्ञात हमलावर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर आतंकियों को ठिकाने लगा रहा है। क्या यह अज्ञात हमलावरों का ऑपरेशन वंदे मातरम है और क्या हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भी कभी ठिकाने लगा पाएगा यह अज्ञात हमलावर। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने इस अज्ञात हमलावरों पर एक रिपोर्ट तैयार की है और उनकी लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने लोगों की अब तक हत्या जो है अज्ञात हमलावरों के द्वारा की जा चुकी है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखते हैं पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पाकिस्तान में मौत की आहट तेज हो गई है। एक रहस्यमयी ताकत ने पाकिस्तान की धरती पर खौफ का ऐसा आलम मचा रखा है कि वहां के आतंकी कमांडर अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुब के बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन अज्ञात हमलावरों की, जिन्हें कोई अज्ञात किलर कहता है, तो कोई अननोन गनमैन, तो कोई साइलेंट किलर। मोटरसाइकिल सवार ये बंदूकधारी अब पाकिस्तान में मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं। ये कौन है, किसके लिए काम करते हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन इनका वार इतना घातक है कि इनकी चर्चा से ही पाकिस्तान में सिहरन दौड़ जाती है। पिछले 1.5 साल में इन अज्ञात हमलावरों ने भारत के उन तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगाया है जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते थे। जहूर मिस्त्री, जो IC-814 प्लेन हाईजैकिंग का अपहरण करता था, उसे 7 मार्च 2022 को कराची में मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। फिर ख्वाजा शाहिद, मौलाना रहीमुल्लाह, तारिक, लबीर सिंह रोड़े, जियाउर रहमान, बशीर अहमद,
शबीर, हंजला अदनान जैसे बड़े बड़े आतंकी इनके निशाने पर हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला, हमले करवाए और अब इनकी सजा इन्हें उसी धरती पर मिल रही है जहां से वो अपनी नापाक हरकतें करते थे। लेकिन अब खबर कुछ और है। पिछले 25 दिनों में इन अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के 5 चोटी के मौलानाओं को मौत के घाट उतार दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत के रिटायर्ड नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव को फंसाने में अहम भूमिका निभाई थी। इनकी हत्या के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो ये अज्ञात हमलावर शायद मिशन वंदे भारत का हिस्सा है, जिसका मकसद है भारत के हर दुश्मन को चुन चुन कर खत्म करना। और ये मिशन इतना सटीक और खतरनाक है कि पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों ने डर के मारे इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, एक सेना जो आतंकियों को पनाह देती थी, आज खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। पाकिस्तान में बैठे टॉप आतंकी कमांडर अपनी अपनी गुफाओं में छुपे हुए हैं। कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई बयान नहीं दे रहा। ये वही लोग हैं जो कभी भारत को धमकियां देते थे, कश्मीर में आग लगाने की बातें करते थे, लेकिन अब इनके होश उड़े हुए हैं। हर मोटरसाइकिल की आवाज इनके लिए मौत का पैगाम बन गई है। ये अज्ञात हमलावर न माफी मांगते हैं, न चेतावनी देते हैं, बस आते हैं, मारते हैं और गायब हो जाते हैं। तो क्या ये भारत की जवाबी कार्रवाई है? क्या ये वो सबक है जो भारत अपने दुश्मनों को सिखा रहा है? पाकिस्तान इसे झूठा प्रचार कह सकता है, लेकिन सच ये है कि उसकी धरती पर अब आतंकियों का कोई ठिकाना नहीं बचा। ये अज्ञात हमलावर सिर्फ हत्यारे नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। हर उस शख्स को जिसने भारत के खिलाफ साजिश रची हो, उसकी सजा तय है। और पाकिस्तान, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये सिलसिला जो है, जो शुरू हुआ है, वो रुकेगा नहीं अभी, क्योंकि अभी और भी ऐसे आतंकी हैं जो भारत के दुश्मन हैं, भारत के दोषी हैं और वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। उन्हें भी ठिकाने लगाया जाएगा अज्ञात के द्वारा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊं। शिवदान सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ है। सुरेश कुमार गोयल हमारे साथ विदेश मामलों की जानकारी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेहरान मरी हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में बलूच के प्रतिनिधि हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा अमितोष पारिक भी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो मैं शिवदान जी से करना चाहूँगा। शिवदान जी, जिस तरीके से दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो बलूच का मसला है, बलूच जो BLA जिस तरीके से कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कर रहा है, और दो जो बड़े, एक तो जाफर एक्सप्रेस का जो मसला हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान की सेना की जो 8 जो ट्रक थे उसको उड़ा दिया गया, उसके बाद ये अज्ञात का जो ये हमला लगातार जारी है। अब तक जो हमारे पास जो डेटा है उसमें करीब 26 लोगों को अब तक जो है अज्ञात ने अपना निशाना बनाया है। क्या आपको लगता है यह जो अज्ञात है, मैं दोनों को अलग अलग करके करूंगा, बलूच का मामला अलग करूंगा और ये अज्ञात वाला अलग करूंगा, क्या आपको लगता है ये जो अज्ञात हमलावर हैं ये भारत के दोस्त हैं, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है कि ये भारत के इशारे पे काम किया जा रहा है, भारत का इसमें संलिप्तता है, या जो एक थ्योरी ये भी आ रही है कि ISI और पाकिस्तान की सेना जो है अब उन आतंकियों का बोझ ढोने के लिए तैयार नहीं है जो भारत के दुश्मन हैं और पाकिस्तान में छुपे हुए हैं? ये उन्हीं के जी पिछले लंबे समय से 80 के दशक से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पालना शुरू कर दिया था। आपको ज्ञात होगा कि जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई थी, उनको वहां से भगाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को इस काम सौंपा और पाकिस्तान के सरकारों को बोला, जो जनरल जियाउल हक जो वहां के मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनको बोला कि आप आतंकी तैयार करिए अपने मदरसों में। उनके पाकिस्तान के यूथ को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे करके तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में भेजा गया और रूसी सेनाओं से लड़ा गया। जब वो रूसी सेनाएं वापस चली गई तो वो जो पाकिस्तानी लड़ाके थे अपने देश में वापस आए, और जो एक बार जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के रास्ते पर डाल दिए गए हैं, तो वो आतंकवाद के रास्ते पर पूरी जिंदगी चलते रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान ने जो उस वक्त अपने देश की आर्थिक दशा को सुधारना चाहिए था 90 के दशक में,
जब पूरे विश्व में आर्थिक सुधार हो रहा था, तब पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। इसकी वजह से पाकिस्तान की कोई विकास नहीं हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से इफेक्ट हुई और पाकिस्तान में चारों तरफ आज हालात ये है कि पाकिस्तान में भुखमरी फैली हुई है। इसलिए पाकिस्तान आर्थिक रूप से, आंतरिक सुरक्षा के रूप से, क्योंकि जो आर्थिक रूप से पाकिस्तान पिछड़ा है, उसकी हालत खराब हुई है, तो उसका असर आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है। समाज के अंदर विघटन शुरू हो जाता है जब उसको अपनी असिंचल चीजें नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, तो उससे समाज में असंतोष पैदा होता है। इस प्रकार से इस वक्त पाकिस्तान में सामाजिक और आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा का संकट पैदा हो चुका है। इसके कारण पाकिस्तान को पूरा विश्व आतंकवादी गतिविधियों के लिए ब्लेम कर रहा था। उससे उबरने के लिए पाकिस्तान अब यह कहना शुरू कर दिया है कि हम भी इस आतंकवाद से पूरी तरह प्रभावित हैं, पूरी तरह ग्रस्त हैं। इसलिए वो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना मिलकर के इन गिने हुए आतंकवादियों को, जिन्होंने भारत में आके आतंकवाद की हरकतें की हैं, उनको मार रही हैं और विश्व को दिखाना चाहती हैं कि भारत सरकार हमारे देश में आकर के इस तरह किलिंग करा रही है, जो कि हमारे आंतरिक सुरक्षा में बाधा पैदा कर रही है। इस प्रकार से अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए, अपनी इमेज को साफ करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान सरकार ये कह रही है विश्व में कि भारत सरकार करा रही है, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भारत किसी भी देश में जाकर के इस तरह की गतिविधियों को नहीं करता है। कनाडा में भी हमको ब्लेम करने की कोशिश की खालिस्तानी उसको मारने के बारे में। इसके बाद अमेरिका में भी हमें ब्लेम करने की कोशिश की, मगर सब जगह सत्य नहीं मिला, सब जगह ये ब्लेम झूठे थे। और ये ब्लेम भी झूठे पाकिस्तान के कि हम भारत जो है वहां जाकर के ऐसी बिल्कुल पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो ब्लेम करने से पीछे नहीं हट रहा। मेहरान मनी हमारे साथ हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी अज्ञात की द्वारा हत्याएं की जा रही है, इसी तरीके से बलूच के जो एक्टिविस्ट हैं, जो बीएलए के जो नेता हैं, बलूच में रहने वाले जो सामान्य जनता है, उनकी भी हत्याएं होती रही है। और लोग पाकिस्तान इस तरीके की हत्याएं, पाकिस्तान की सेना और ऐसे इस तरीके की हत्याएं करवाती रही है, विश्व के सामने आ चुका है। मेहरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो दो ताज़ा इंसिडेंट हुए हैं, जो आपने एक जाफर एक्सप्रेस वाला मसला हुआ था, दूसरा अभी जो पाकिस्तान की सेना पे जो अटैक किया जिसमें कि 90 लोग, करीब 100 के लोग मारे गए, क्या आपको लगता है कि ये राइट टाइम है, पाकिस्तान अभी दोनों फ्रंट पर जूझ रहा है और बलूच जो है वो इसे एक मुफीद समय मान रहा है कि अभी अपना जो टारगेट है वो टारगेट अपना हम पूरा कर लें? जी, दो अटैक नहीं हुए। आज सुबह पाकिस्तान फौज के एक बहुत बड़े नुमाइंदे मंसूर अली खान नाम का, पहले जियो में था, अभी यूट्यूब चलाता है, पाकिस्तान फौज के चैनल जी, उसके असेसमेंट के मुताबिक, उसके गिनती के मुताबिक 57 अटैक्स 48 आवर्स में पाकिस्तान फौज पे हुए हैं बलोचों के तरफ से। 57 उसके स्टेटिस्टिक्स हैं, उसका फौज का अपना यूट्यूब चैनल है जो मंसूर अली खान चलाता है, इनका जर्नलिस्ट बड़ा नाम, जूडो जर्नलिस्ट है। तो आप खुद ही अंदाजा करें कि इंटेंसिटी इस जंग का किस नहज तक चला गया है। ऑल्दो ये सारा लड़ाई जो हो रहा है ये अर्बन एरियाज में हो रहे हैं। वो जितना भी ये क्लेम करें कि रिमोट जगह है, मोबाइल फोन काम नहीं करते हैं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन ये सारा अर्बन एरियाज में हो रहे हैं लड़ाई। अर्बन वो जोन में लड़ाई हो रहा है, यहाँ को छुपा नहीं सकते हैं। बसों की हालत आप देखें, ट्रकों, ट्रेन के बोगियों की हालत आप देखें, वो बोलते हैं 4 लोग मर गए, 5 लोग मर गए। इनका ISPR तो बोलेगा ये, लेकिन हमारे को भी खुदा ने आंखें तो दी हैं, हम तो देख सकते हैं, हम तो दूर बैठे हैं। एक मेटल पूरा वो लोहा मेल्ट हो गया है और ये भरे भरे बसों में 3 लोग जख्मी होते हैं, 4 लोग मरते हैं। ये सीरियस कैजुअलिटीज फेस कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी। अभी हाफिज सईद का जो आप लोग बात कर रहे थे, जी, इंडिया को अंदर जाके हाफिज सईद और इसके लोगों को मारना नहीं है। पाकिस्तान अभी एक ऐसे नहज पे, चीन ने भी उसका पैसा थोड़ा बंद कर दिया, कम कर दिया है, कहीं और से नहीं। इंडिया के साथ पैसा बहुत है, इंडिया को पता है पाकिस्तान एक भिखारी कौम है और एवरीथिंग हैज अ प्राइस, हर जनरल का कीमत होता है। तो मेरे ख्याल में खालिस्तानी वालों को जो बेनजीर भुट्टो ने बेच दिया था इंडिया पे, अभी हम श्योर इंडिया बिडिंग कर दे, जितने भी इंडिया के दुश्मन है पंजाबी जनरल खुद ही बेच देंगे, मार देंगे उनको इंडिया के लिए। इंडिया को अंदर जाने का जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज सिनारियो जो पाकिस्तान का बना हुआ है और ये जिस बुखलाहट का ये एजाज कर रहे हैं,
हम बलोच तो पिस रहे हैं, लेकिन हमको इतना एंजाइटी नहीं हो रहा है जैसे पाकिस्तान के ISPR, इनके 2 नंबर के सूडो जर्नलिस्ट, इनके नुमाइंदे इतने डरे हुए हैं। कुछ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ पक रहा है जो इनको पता है, शायद हमको पता है लेकिन दुनिया को पता नहीं है। काफी खौफजदा है और इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान फंसता है कहीं, उसका फर्स्ट डायरेक्शन होता है कि इंडिया पर ब्लेम करो। तो अभी आपको अंदाजा होगा काफी वक्तों से आर्टिकल 370 जो कश्मीर में पास इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया से अपना वो तोप हटा दिया। शायद इंडिया ने बोला कि अभी माफ कर दे जाओगे, हम आपको कुछ नहीं करें। आई डोंट नो बिहाइंड द सीन क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ, अभी फिर से इसको खौफ लगा हुआ है कहीं। तो जी ये मेरा असेसमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप आएंगे दोबारा, मैं आपके पास। हमारे साथ सुरेश गोयल जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है सुरेश जी। मैं अमितोष जी पहले जुड़े। अमितोष जी के पास जाने से पहले एक बार सुरेश जी के पास होगा, विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गोयल साहब, पहले भी चर्चा हो चुकी है, अभी जो एक बलूच वाला मामला मैं चाहूँगा उस पर आपकी टिप्पणी हो। और एक अज्ञात के द्वारा जो लगातार पाकिस्तान में हत्याएँ हो रही हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि यह जो पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि ये भारत के द्वारा प्रायोजित है, बिना भारत के इन्वॉल्वमेंट के ऐसा हो नहीं सकता है, ये क्या सही में भारत के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता? या जो एक थ्योरी ये आ रही है कि जो पाकिस्तान है वो अपने आतंकियों का, बूढ़े हो रहे आतंकियों का बोझ अब ढोना नहीं चाहती, या यूँ कहें वो उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को क्लीन करने के लिए या उनकी बढ़ती हुई डिमांड्स को से आजिज होकर के वो खुद ही उसका सफाया कर रहे हैं? मुकेश जी, जो आपने जो दूसरी थियरी अभी बताई जी, वो मैं पहले रहा हूँ, लेकिन काफी प्लॉजिबल हो सकता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हों तो वो चाहते हैं कि उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको खत्म ही कर दिया जाए। हालांकि मुझको इस बात में कोई दम नजर नहीं आता है, वो इसलिए कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए जो ये एसेट्स हैं, चाहे पहले अफगानिस्तान में रहे हों, भारत में काम किया हो, ये वो एसेट्स रहे हैं जो जिन्होंने कि पाकिस्तान की फौज का काफी सारा काम कम पैसे में उन्होंने अंजाम दिया है। तो मुझको वो नहीं लगता कि वो उसको खत्म करना चाहेंगे कि पैसे नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है तो खत्म कर दें। मुझे मुझे लगता है जो है ज्यादातर ये कि भारत का हाथ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहले ही बोल चुका है कि ये जो वारदातें हो रही हैं उनके पीछे वो BLA है, वो इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि BLA को साथ है किसका नहीं है, तो वो तो तहकीकात की बात है, वो तो काफी लोगों से साथ मिल भी रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, इसके बारे में मैं ना तो कहना ठीक समझता हूँ और ना ही ये कोई फोरम है उसके बारे में बातचीत की जाए। बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान ने वो कहते हैं ना, बोए पेट बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो जब आपने टेररिस्ट को पनाह दी है, आपने टेररिज्म इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान में, भारत में, हर जगह आपने वो जो बबूल के पेड़ बोए हैं, तो उसका फल तो आपको मिलेगा ना। ये तो कांटे तो आपको, कांटे भी आपके हिस्से में आएंगे। अब आप तो वो हो रहा है। अब वही जो है आतंकवादी, दहशतगर्दी जो पहले कहीं और थे, अब वो घूम फिर करके पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो अपना काम करना है। जिस चीज के लिए ट्रेन हो चुके हैं वही कर रहे हैं वो। और अब वहां पर, और मैं तो कहूंगा कि बलूचिस्तान के लिए जो एक इंडिपेंडेंस का, जो ऑटोनोमस स्टेट का जो डिमांड है, कोई नई डिमांड तो है नहीं। ये 1947 जब से पाकिस्तान बना है तभी से उनकी डिमांड चली आ रही है। ये तो या तो उनकी डिमांड पर वो बातचीत करें, देखें कि कितनी मुमकिन है, कितना क्या नहीं हो सकता है, लेकिन बिना बातचीत करे खाली उसके ऊपर इल्जाम लगा करके तो वो तो बात बनती नहीं है। जी मुकेश जी। जी बिल्कुल सही कहा कि जब बात जो बलूचिस्तान चाहे जो BLA हैं उनकी जो डिमांड है उस पर भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब समय आ चुका है। और बलूच लिबरेशन आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने काफ़ी हद तक जो है अपना दबाव जो है बना लिया। अमितोष पारिक हमारे साथ है। अमितोष जी, क्या लगता है ये बलूच का मसला एक अलग मसला है, और जो भारत के जो दोषी हैं जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जिसके लिए भारत पहले डोजियर पे डोजियर पाकिस्तान को देता था, लेकिन पाकिस्तान उसको सिवाय फाइल को दबाने के अलावा कुछ भी नहीं किया उस पर, अब जो कार्रवाई हो रही, क्या आपको लगता है कि एक मजबूत सरकार के आने के बाद से पाकिस्तान को यह लग रहा है कि अब पाकिस्तान के भीतर या सीमा पार जो है वो आतंकी गतिविधि नहीं कर सकते, इसलिए उसके जो एसेट थे कभी जो भारत में जाकर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे, वो अब उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं, इसलिए वो खुद ही उसका सफाया करते जा रहे हैं?
मुकेश जी, देखिए बलूच का और जो पाकिस्तान में हो रही मौतें, दोनों का एक अलग अलग एंगल है। जी। पाकिस्तान जब खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, जो खुद ही डेट पे चल रहा है और जो खुद ही जिसने बनाए हुए लोगों को वहां पर सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो जब इंटरनली खुद ही खत्म करने का प्रयास करेगा। हाँ, इसको कह सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी भारत की हमेशा अपलिफ्टमेंट की होती है, टेररिज्म की नहीं होती। और यही यूएनएससी के अंदर में भी देखा गया, यही यूएन में भी देखा गया और यही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे G20 पे भी भारत ने देखा गया। लेकिन अब बात आती है बलूच की, तो देखिए एक बलूच लिबरेशन आर्मी है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है। इसके पीछे मैं बताता हूँ क्या विषय है। विषय ये है कि जब भारत पाकिस्तान बन रहे थे ब्रिटिश हुकूमत के समय, तब बलूच का मसला भी था। बलूचिस्तान नेवर वांटेड टू सक्सीड विद पाकिस्तान, पर पाकिस्तान ने फोर्सफुली जिन्ना के फरमान पे बलूच को अपने साथ मिला लिया। 2003 की बात कर लेते हैं, 2007 से चालू करते हैं। 2007 में एक वहां पे फेमाइन आई थी, उस फेमाइन के बाद पाकिस्तान ने वहां कोई मदद नहीं करी। लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, जिसको बुचर ऑफ बलूचिस्तान कहा करता है, फिर जनरल मुशर्रफ आए थे जिनने कहा था आईएस की हेल्प लेते हुए बलूच के अंदर में एट्रोसिटीज करी, आए दिन बलात्कार वहां पर एट्रोसिटीज होने लग गई। 2005 के अंदर में वहां पर 18,000 बॉडीज डिसअपियर हो गई। 2009 में 5,000 बॉडीज डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद में अनवर, जाहू, कोलवा, कीलको और बंगाओ, देरा, बुख्ती, यहाँ पर लगातार एट्रोसिटीज होती है। फिर 26 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान आर्मी जो होती है वो बिसीज कर देती है वहां पर जाके। और फिर हाल में बलूच नेशनल कोर्ट ने अवार्ड करता है डेथ पेनल्टी आर्मी के कर्नल को। लगातार पाकिस्तान ने जिस तरह से बलूचिस्तान के ऊपर में ह्यूमन राइट्स को देख लीजिए, जेनोसाइड को देख लीजिए या एट्रोसिटीज को देख लीजिए, वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। रही बात अब आतंकवाद की, तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी आतंकवाद पे चल रही थी मुकेश जी। और जब आतंकवाद पे इकोनॉमी चल रही थी, इसलिए जब भी यूएनएससी में आतंकवाद की बात होती थी, पाकिस्तान और चाइना विरोध करते हुए दिखते थे या वीटो यूज करते हुए दिख जाते थे। आज फॉरेन पॉलिसी का स्तर है, भारत की फॉरेन पॉलिसी का साउंड है, जहां पे अगेंस्ट टेररिज्म की बात है, चाहे अंदर मारे या बाहर मारे, आतंकवादी तो मर रहे। इसी से हमारे को समझना चाहिए। बिल्कुल, मैं मेहरान मरी जी के पास आऊँगा। मेहरान, अब आगे क्या? अब जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनका आगे क्या करना है? क्या इसी तरीके से अटैक करती रहेगी, टारगेट किल करते रहेंगे, या कुछ आगे का भी प्लान है? क्योंकि जो मकसद है आप लोगों का लिबरेट होने का, अलग होने का, इंडिपेंडेंसी, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं या उसके नज़दीक हैं? बिल्कुल जी, आगे बढ़ा। मैं एक पॉइंट से एक नुक्ता उठाता हूँ। आज 17 मार्च है। 17 मार्च 2005 को डेरा बुक्टी में मुशर्रफ दहशतगर्द ने अटैक किया था नवाब बुक्टी के घर पे, जहां हमारा एक बुक्तियों का हिंदू बुक्ती है, उनके मंदिर पे अटैक हुआ था। 67 बच्चे और औरतों को इन्होंने मारा था, मैसेकर किया था। वो बलोच जेनोसाइड, जो रीसेंट जेनोसाइड है, वो इब्तदा था 17 मार्च 2005। ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज 17 मार्च है। तो ये दहशतगर्द फौजों ने हमेशा यही तरीकाकार अपनाया है हमारे साथ। अभी जो आपका सवाल था, जो अभी हम बलूचिस्तान का जंग आज़ादी चल रहा है जी, बहुत डिफरेंट नहज पे है आज बलूचिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी आइसोलेट हो चुका है। 2005 में वो वॉर ऑन टेरर में वो पार्टनर था यूनाइटेड स्टेट्स का। वो सारे कंटेनर भी चोरी कर रहा था जी, वहाँ नेटो के कंटेनर, वो जनरल्स उसमें जितने हथियार थे वो चुरा रहे थे, गाड़ियां चुरा रहे थे। इनका पूरा बाजार गर्म था मुशर्रफ के दौर में। अभी पाकिस्तान काफी यतीम है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इनका जो नया बाप है चाइना, वो भी इनसे काफी खुश नहीं है। वो बाप हैरान है कि इस नाजायज बच्चे से कैसा जान छुड़ाऊं। सब फंस गए, सबने इन्वेस्ट किया है, हर किसी ने पाला पोसा इस बच्चे को, और अभी सबको महसूस हो गया ये ऐसा हराम का बच्चा है जो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। तो पाकिस्तान काफी फंसा हुआ है इन अ रॉक, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अभी इसका जो मंतकी अंजाम बोलते हैं, जो एक नेचुरल एंड है, उसको आना चाहिए। और आप जैसे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, सुपर पावर रीजन में, आप लोगों को अपना फर्ज अदा करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो सब कसूरवार है, अमेरिका समेत सारे यूरोपियन यूनियन कसूरवार है इस नाजायज बच्चे को पालने पोसने में, जो अभी ये सबके लिए थ्रेट है। हमारे लिए तो इमिनेंट थ्रेट है। वी आर द फर्स्ट स्टेप, उनका हमारे पे लात लगता है, लेकिन सब इसके जद में आते हैं। सो वी हैव टू कलेक्टिवली डील विद दिस नासूर, विद दिस इंटरनेशनल क्राइसिस कॉल्ड पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी। बिल्कुल, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे जो बात मेहरान मरी साहब ने उठाया है अभी, कि क्या इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, विश्व के देशों की क्या भूमिका हो सकती है, यूनाइटेड नेशन की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर बात करेंगे। चर्चा कर रहे थे अज्ञात हमलावरों और जो बलूचिस्तान में जो चल रहा है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, उस पर हम चर्चा करते। सारे मेहमान हमारे पास हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सिवदान जी के पास जाऊंगा। सिवदान, जिस तरीके से मेहरान मरी साहब ने कहा कि अब जो है इसमें
भारत की भूमिका होनी चाहिए और विश्व पटल पे जो जो लोग हैं उनकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमने देखा, इसी तरीके की कमोबेश स्थिति जो है वो बांग्लादेश के साथ भी थी, जब भारत ने उस पर हस्तक्षेप किया था और बांग्लादेश को अलग किया था। लेकिन आज बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सबको पता है, और बांग्लादेश से भारत के रिश्ते क्या हैं ये भी हम सबको पता है। मैं ये दोनों सवाल दोनों से पूछूंगा। मैं शिवदान जी के पास भी जाऊंगा इसके लिए, और सुरेश कुमार गोयल जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा। मैं शुरुआत चाहता हूं कि शिवदान जी करें कि क्या ये जो कह रहे हैं मरी साहब, क्या ये सही है? क्या भारत को करना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश के मामले में आपको याद होगा 1970 में 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान के हमारे भारत में आ गए थे, जिनका पालन पोषण भारत सरकार को करना पड़ रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना ने खुद भारत के 6 हवाई अड्डों पर हमला किया था 3 दिसंबर 1971 को, जिसके जवाब में भारतीय सेना को हथियार उठाने पड़े और पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया पाकिस्तान ने, भारतीय सेना ने, और पाकिस्तानी सेना को हराया। और उसके बाद आज बांग्लादेश, उस वक्त बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मगर यह स्थिति, क्योंकि बलूचिस्तान का अभी वो स्थिति नहीं आई है जो बांग्लादेश में थी। यदि कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बलूचिस्तान की मदद को जरूरत होगी तो भारत इसमें पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मानवता के नाते भारत इस प्रकार के हर जगह पर अपनी सहायता देता रहा है। इस प्रकार से बांग्लादेश की और बलूचिस्तान की स्थिति अलग अलग है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत से मिलती थी। उस वक्त आतंकवादियों की, भारत पाकिस्तान सेना की जातियों की वजह से वहां के काफी शरणार्थी भारत में आ गए थे। उनको वापस भेजना था, उनको वापस स्थापित करना था, इसलिए भारत ने अपनी सेना का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से इस बलूचिस्तान के मामले में भारत केवल आपको राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी आवाज के साथ आवाज मिला सकता है, परंतु इस प्रकार के जैसे बांग्लादेश में किया था ऐसा शायद भारत नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, शायद नहीं कर पाए। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ हैं। गोयल साहब, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि क्या जिस तरीके से बलूचों की उम्मीद है भारत से, क्या वो भारत पूरा कर पाएगा? जी, मैं आपके पास भी आऊँगा मरी साहब जी। मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँगा, क्योंकि पहले जो है कमेंट था मैं सुन चुका हूँ, और ये बात है क्योंकि बांग्लादेश की और बलूचिस्तान की स्थिति अलग अलग है ये, लेकिन किसी भी वजह से पाकिस्तान में अगर कोई सिचुएशन कहीं भी ऐसी क्रिएट होती है जिससे कि हमारी जो सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर्स उसके ऊपर असर पड़ता है, और ये असर हमारे पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहीं भी अगर पड़ा, जिसकी वजह हमको लगता है कि यहाँ पर कहीं और है जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को उसके बारे में सोच विचार करके कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। और मैं अभी इतना ही कहूँगा, क्योंकि इसके ज़्यादा आगे कहना ना तो उचित है और ना उसके बारे में बिल्कुल थोड़ी जल्दबाजी होगी अभी बोलना। बिल्कुल, मेहरान मरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मेहरान साहब, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अभी सर बोल रहे थे भारत, बांग्लादेश और बलूचिस्तान, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जी 1960s का जो भारत था वो बहुत प्रोएक्टिव और प्रो बलूचिस्तान था और रीजनल में काफी एक्टिव था। हिस्टोरियंस को पता होगा 1968 में जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंदिरा गांधी जी ने बनाया, उनका सोल पर्पस था टू लिबरेट एंड हेल्प बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो नाजायजियां 3 जंगें तब तक हुई थी, क्यों वो मटेरियलाइज नहीं हो सका? बिकॉज हमारे लीडरशिप, जो मेरे वालिद साहब भी उसमें थे, हमारे इंक्लिनेशन सोवियत यूनियन की तरफ थे। तो अमेरिका बहादुर ने कहा कि इनको हेल्प नहीं करो, हमारा बफर जोन चला जाएगा। सो देयरफॉर वही रॉ और इंडियन सपोर्ट ट्रांसलेट हो गया बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश को आजाद मेरे ख्याल में होने का शौक ही नहीं है अभी तक। आप देख सक रहे हैं कि कितने सेक्रीफाइसेस, कितना हेल्प इंडिया ने कहा, और अभी वो क्या बोलते हैं, एहसान फरामोश कौम है, तो अभी तक बोलता है पाकिस्तान मुसलमान है, मेरा भाई है, और इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। तो आजाद हमको होना था लेकिन हमारे नसीब में नहीं था। तो आई होप कि न्यू जनरेशन अभी 2025 में नया एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया का है फिर से प्रोएक्टिव हो और हमारे सपोर्ट में इकदाम ले। जी गोयल साहब, क्या आप एग्री हैं? आपको देखिए, जैसा कि बोल चुका हूं कि फैसले
इस तरह की पब्लिक डिबेट में नहीं होते हैं। जी लेकिन मैं मेहरान साहब जो कह रहे हैं उनसे मैं सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा टाइम के मुताबिक, जैसा मौका होगा फैसला उस टाइम पर लिया जाएगा। अभी ना तो कहना सही है, और आप जैसे कहा कि जल्दबाजी रहेगी। बिल्कुल। अमितोष, क्या कहेंगे? जो मेहरान साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश तो आज़ाद होना ही नहीं चाहता था, बांग्लादेश से एक बार हम मुंह की खा चुके हैं। क्या बलूचिस्तान में अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं, बलूचिस्तान जो है उसी को आज़ाद करने की बारी थी, हालांकि जो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है ये बदला नहीं जा सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मरीन साहब कह रहे हैं कि वो अभी के दौर में, अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन, अभी की जो सरकार है, उसमें ये चीज़ें सूट कर रही है? देखिए मुकेश जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान इंडिपेंडेंस डे के दिन बलूचिस्तान की फ्रीडम और स्ट्रगल की बात कही। नाइला कादरी जो वहां की पीएम है, वो एक्सिल हुई, उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद किया और यूएन के अंदर में भारत से मांग करी उनको सपोर्ट करने की। तीसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब बुहार वानी की जब मृत्यु हुई थी और शूट करा गया था, उसके बाद वहां पे रहे नवाज शरीफ ने उसको यहाँ पे शहीद बताया था, और उसके बाद पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के दिन 14 अगस्त को बलूचिस्तान के लोगों में यूएस ने उसको ब्लैक डे बनाया था। चौथी बात यह है कि जब भारत में प्रधानमंत्री जी के द्वारा बलूच के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करी गई थी और उनके बचाने की बात करी गई थी, उसी दिन 50 जने मार दिए गए थे डेरा भुगती के अंदर में और 150 जने अबडक्ट कर दिए गए थे। ये तो तय हुआ है। आपकी आवाज़ अमितोष, मुझे लग रहा है कि शायद इंटरनेट की कुछ गड़बड़ी है। अमितोष क्या? हाँ जी अमितोष, एक बार फिर से बोलें, आपकी आवाज़ बीच में रुक गई थी। जी जी मुकेश जी, यही बात मैं कह रहा था कि जब भी भारत के लगता है इंटरनेट की कुछ गड़बड़ी है, शायद आपकी आवाज़ एक बार फिर से अमितोष जो है वो चली गई थी। हमारे पास समय की कमी में आखिरी कमेंट के लिए मैं शिवदान जी के पास जाना चाहूँगा। शिवदान जी, मैं चाहूँगा आखिरी कमेंट, दो चीज़ें, हम दो मसलों पे बात करें। एक तो अज्ञात हमलावरों की संख्या जो है और जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, क्या ये भारत के हित में है? और जिस तरीके से भारत आरोप लगा रहा है उस पर एक चाहूँगा कि एक आखिरी कमेंट आप करें। देखिए, ये सब साइन ये शो करता है कि पाकिस्तान बिखराव की स्थिति में आ गया है। जो उसने पेड़ बोए थे वो पूरी तरह फल देने लगे हैं। इसने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कंगाल बना दिया है। अब उसी आर्थिक कंगाली में आकर के ये इस तरह के जो अज्ञात हमले हो रहे हैं, ये वहां की जो इनकी राइवलरी है आतंकवादियों की, और उसके अलावा भारत को ब्लेम करने के लिए हो सकता है कि वहां के आईएसआई के इशारों पर ये अज्ञात हमलावर वो शूटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान की अपनी करनी का फल जो पाकिस्तान को मिल रहा है इस वक्त, कोई बाहर की कोई उसमें वो नहीं है, ये सब पाकिस्तान के द्वारा अपने आप क्रिएट किए गए, उन्हीं के द्वारा ही ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। जी गोयल साहब, आखिरी कमेंट। जी मेरे से कह रहे हैं आप? जी मैं चाह रहा हूँ आखिरी वाइंड अप कमेंट। जी देखिए, अभी सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, वहां पर डेवलप हो रही है, लेकिन जहां तक मेरी याद जाती है, पाकिस्तान में जिस तरह के अटैक सब हो रहे हैं और जितनी अनस्टेबल सिचुएशन अभी है, ये अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले मैंने कभी ऐसा हाल वहां पर नहीं देखा है। तो मुझको लगता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन अभी जिस तरह से खराब होती जा रही है, तो हमें उसके बारे में काफी सोचने की जरूरत है और सावधान रहने की भी जरूरत है। तो बाकी तो खैर टाइम के ऊपर। बिल्कुल। मेहरान मरी साहब, मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा आपसे, लेकिन सबसे पहले आपसे आखिरी कमेंट लेने से पहले, आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं और आप लोगों ने जो झेला है, पाकिस्तान ने आपके साथ होगा, हम उसमें आपके साथ हैं और आपके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आखिरी कमेंट जो है आप इस प्रोग्राम पे दें। थैंक यू जी। मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान एक बहुत वनरेबल पोजीशन में है। वो आईएई और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के और जितने हैं और इंटरनेशनल पावर्स, यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे अपना कब्जा लेना चाहिए, बिकॉज एनी टाइम वो किसी के हाथ भी पड़ सकता है। तो ये इंटरनेशनल एक थ्रेट है। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंडिया भी इस चीज को, इस मौजू को आगे बढ़ाए कि यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पोजीशन में ले ले। जी अमितोष, आखिरी कमेंट। जी मुकेश जी, ये बात तय हो चुकी है कि जब जिस भी देश ने या जिस भी व्यक्ति ने किसी के ऊपर में एट्रोसिटीज करी है, वो एक दिन पलट के वापस से उनको जवाब देता है। चाहे आप बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप बलूच का उदाहरण देख लीजिए। भारत की हमेशा भूमि और हमेशा भूमिका मानवता के लिए रही है। इसलिए बांग्लादेश ने अपनी आजादी में सांस ली और इसलिए बलूच भी भारत से उम्मीद लगाए बैठा है। हमने हमेशा मानवता की बात करी, इसलिए रशिया और यूक्रेन में भी भारत की जिम्मेदारी आई है। मुझे लगता है बलूचिस्तान का जो एट्रोसिटीज हुई है पाकिस्तान को वापस से रिफ्लेक्ट होती जा रही है।
बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितोष। आपका, मेहरान मरीज जी आपका, सुरेश कुमार गोयल जी आपका, रश्मिदान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ बने रहे और अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से अज्ञात का मिशन वंदे मातरम चल रहा है और भारत के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से इसका आरोप भारत पे लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से जो है आपत्तिजनक है, क्योंकि जो दूसरी एक जो स्टोरी आ रही, दूसरी जो एक कहानी आ रही, दूसरी जो एक थ्योरी आ रही, वो कह रही कि आईएसआई और पाकिस्तान की सेना जो वो खुद उन आतंकियों का बोझ जो है अब सहन नहीं कर पा रही है। आर्थिक रूप से कमज़ोर पाकिस्तान जो है इन आतंकियों के डिमांड्स जो है पूरा नहीं कर पा रही है, इसीलिए इसका सफाई का प्लान किया जा रहा है और दोष इसका भारत के सिर पर बढ़ा जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।